कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस एक मिडिल क्लास फैमिली को लेना चाहिए? तो ओवरऑल आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें रूम रेंट का लिमिट नहीं हो, कमरे की लिमिट नहीं हो, आईसीयू की लिमिट नहीं हो, बीमारियों की लिमिट नहीं हो। सवाल ये आता है कि कितने लाख की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए? कम से कम आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। गवर्नमेंट वाली पॉलिसी देती है वो बेहतर है या प्राइवेट वाली बेहतर है? ये वैसा ही सवाल है कि आपके बच्चे को आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पढ़ाना चाहिए। कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कब रिजेक्ट होगा या कब पास होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? कि जितने भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं ना इंश्योरेंस के, वो होते हैं पुअर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख की है और 10 लाख का खर्चा आ गया आपका। अब उसमें से कई कंडीशंस में ऐसे होता है कि भैया आपको तो 7 लाख का क्लेम मिलेगा, 3 लाख आपको जेब से देने हैं। इसको शॉर्ट सेटलमेंट बोलते हैं। शॉर्ट सेटलमेंट एक बड़ा चैलेंज है। पॉलिसी कौन सी बढ़िया है ये बताओ, क्योंकि कमेंट यही आने वाले हैं कि पॉलिसी कौन सी कंपनी की लेनी है, कौन सी बढ़िया है। देखिए टॉप 4-5 कंपनीज के मैं नाम आपको हाँ। बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल कुमावत। हर बार की तरह इस बार के पॉडकास्ट में भी आपको बहुत कुछ गाइज सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारा पर्पस पॉडकास्ट करना नहीं होता है, आपको A to Z चीजें डिलीवर करना होता है। और मेरे साथ में आज जो गेस्ट मौजूद है वो है मिस्टर विनोद फोगला जी। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इनको है। तो विनोद जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हैविंग मी। विनोद जी के साथ में हमने पहले एक SIP म्यूचुअल फंड को लेकर भी पॉडकास्ट किया था, जो कि बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला था और आप लोगों ने ही कहा था कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिला है म्यूचुअल फंड SIP के द्वारा उस पॉडकास्ट से। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं गाइस हेल्थ इंश्योरेंस की। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब पोल डाला कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो आप यकीन नहीं मानोगे विनोद जी, 60% अबाउट लोगों ने नहीं ले रखा है, उनको नॉलेज ही नहीं है। तो आज आप सबसे पहले शुरुआत यहीं से कीजिए, क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? या फिर बहुत से लोगों के ये भी सवाल आए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सर, कंपनी में जॉब करते हैं, कोई ना कोई सा तो प्लान होता ही है, तो क्या वो सफिशिएंट है? और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी है? देखिए राहुल जी, आपने बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट उठाया है पॉडकास्ट के लिए। आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि किसी को ये सोचने की ज़रूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद, कोरोना के बाद में एक लेवल का अवेयरनेस आया है। और आज कोई भी मिडिल क्लास जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो गरीबी के एक किनारे पे खड़ा है, ये मान के आप चलिए। क्योंकि आज कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना, जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, उसको निश्चित तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दो बिन बुलाए मेहमान हैं ज़िंदगी में, एक एक्सीडेंट और एक हारी बीमारी। किसी के भी लाइफ में आए तो आप मान के चलो, आपके पास चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे किसी भी, चाहे आपके पास कैश हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, आपका एक दिन में सारा काम खत्म हो जाए। अगर आपके पास कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी मैं बोलूँगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि कॉरपोरेट में आप जब तक जॉब कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप कब जॉब आपने चेंज कर ली। अगर आपने जॉब चेंज की, नई कंपनी में भी आप गए, तो एक तो प्रोबेशन पीरियड होता है, उस दौरान आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। दूसरा, आप जिस भी प्रोफाइल में यहाँ भी आप नोटिस पीरियड दोगे 2-3 महीने का, उस दौरान नहीं मिलता। और आपने कोरोना में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तुरंत चली गई एक झटके और में। उसी दौरान सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी आई। तो डबल मार जिस बार भी आ गई, मान लो एक तरफ तो जॉब चली गई और दूसरी तरफ आपकी, मान लीजिए आपका हरी बीमारी भी आ गई एक साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपको डबल मार हो गई। और डबल मार होते ही आदमी 20-30 साल 50 साल परिवार पीछे चला जाना। और कॉरपोरेट में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी तो जॉब बड़ी स्टेबल है, तो भी मैं आपको बोलूँगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोसिस हो गई ना, तो सबसे पहले आपकी जॉब ही जाएगी, चाहे आप कितनी भी स्टेबल जॉब में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो निश्चित तौर पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आपने सही कहा कि कॉर्पोरेट और हेल्थ इंश्योरेंस मतलब वो वाले एकदम फ्री का, जैसे आप मान लीजिए, वैसे तो कंपनी अपने पैसों का काटती है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना क्यों जरूरी होता है। और ये मेरे साथ भी देखा हुआ है, चलो आज उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में विनोद जी एक सवाल ये आता है कि बहुत सारी तो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज है, नाम नहीं लेना चाहता, और उन कंपनीज के भी बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान हैं। आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, या फिर कॉल आएगा, आप बोलोगे कि बजट नहीं है मेरा, तो कम बजट में भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया जाएगा।
तो अब इनमें से बेस्ट कौन सा रहता है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस एक मिडिल क्लास फैमिली को लेना चाहिए? राहुल जी, ये डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपको मैटरनिटी की ज़रूरत है तो दूसरी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगी। अगर आपको चाहिए कि हायर कवरेज चाहिए अमाउंट, लेकिन कम जेब पे भारी ना पड़े, कम खर्चे में चाहिए, तो दूसरी है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट, जिसका बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क लिस्ट हो। फिर एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जिसमें क्लेम रेशियो बहुत अच्छा हो, यानी क्लेम के टाइम कोई मगजमारी नहीं हो, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस हो। तो ओवरऑल आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें रूम रेंट का लिमिट नहीं हो, कमरे की लिमिट नहीं हो, आईसीयू की लिमिट नहीं हो, बीमारियों की लिमिट नहीं हो। राहुल जी, क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन मोतियाबिंद के लिए उन्होंने कैपिंग लगा दी कि 50,000 रुपये ही है। आपके पास 10 लाख रुपए का है, आपने एक भी बार यूज़ नहीं किया, लेकिन मोतियाबिंद में केवल आप 40,000, 50,000, या बवासीर है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए 40,000, 50, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं बाजार में। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस शॉर्ट लिस्टेड करने से पहले आपको ये देखना है कि उसकी नेटवर्क लिस्ट क्या है, एक्सटेंसिव है कि नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, रूम रेंट का लिमिट है कि नहीं है, आईसीयू का लिमिट है कि नहीं है, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट आज की डेट में बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जैसे साइबर नाइफ थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, टारगेट थेरेपी, ह्यूमन थेरेपी। कैंसर के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर मॉडर्न ट्रीटमेंट काम आते हैं, ओरल कीमोथेरेपी। तो ये कवर हैं कि नहीं है। फिर नॉन कंज्यूमेबल आइटम, जिनको बोलते हैं ब्लेड, रेजर, ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर, शैम्पू, कंघा, मास्क, ये सब चीज़ें कोरोना से पहले इनका इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब 3-4% से लेके 5-6% तक इनकी कॉस्टिंग होती है ओवरऑल क्लेम में। अगर आपका 2 लाख का क्लेम है तो 7-8 हज़ार, 10,000 का क्लेम इन्हीं सब चीज़ों का होगा। तो आपने अगर पुरानी पॉलिसी ले रखी है 10 साल, 20 साल से, और आपने कोई अपग्रेड नहीं किया है, तो ऐसे 100% चांसेज है कि उसमें ये चीज़ें कवर ना हो। तो जैसे आप बेसिक मॉडल से आप नए प्लान, नई गाड़ियों में अपग्रेड करते हो, किसी टाइम में आपके पास राजदूत बाइक रही होगी लेकिन आज नहीं है, किसी टाइम में आपके पास मारुति 800 रही होगी लेकिन आज नहीं है। तो उसी तरीके से बेस जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप अपग्रेड कीजिए, और नए प्लान को शॉर्ट लिस्टेड करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जैसे बीमारियां होती है, उनका एक अमाउंट क्राइटेरिया फिक्स होता है। आपने बीच में एक एग्जांपल 5 लाख का भी दिया, 2 लाख का भी दिया, लेकिन सवाल ये आता है कि कितने लाख की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि भाई शुरुआत तो शायद 2 लाख से हो जाती है, मिनिमम 2-1 लाख से पॉलिसीज 5 लाख की हो जाती है, लेकिन आज के टाइम पर क्या वो सफिशियंट है? आज की डेट में ज़्यादातर कंपनियां 5 लाख रुपए से कम का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती राहुल जी। लेकिन कम से कम आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। मान लीजिए आप जयपुर जैसी सिटी में रह रहे हैं तो 10 लाख मिनिमम, 10 से 20 लाख रुपए का मिनिमम हेल्थ का कवरेज होना चाहिए, बिना सब लिमिट वाला। अगर आप मुंबई जैसी लोकेशन पे है तो 25-50 लाख रुपए का कवरेज आपके पास होना चाहिए। उसकी वजह है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मान लीजिए पेरेंट्स में कैंसर का हिस्ट्री है, तो आपका डे 1 से ही कवरेज हाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर आपको अपीयर हो गई, सिम्टम्स आ गए, लक्षण आ गए, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज और मिलने वाला ही नहीं है। तो इसलिए आपको डे 1 से ही हायर कवरेज लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए तो बियर मिनिमम आपका कवरेज होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ राहुल जी ये है, मान लीजिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का आपका प्रीमियम आ रहा है 25,000 रुपये, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और मान लीजिए 25-30 साल की उम्र है, तो आप 10 लाख से 1 करोड़ करेंगे ना, तो उसका 25,000 का प्रीमियम जो है वो 10,000 रुपये और बढ़ेगा, 35,000 में 1 करोड़ का कवरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कवरेज आप 10 टाइम्स करोगे तो प्रीमियम भी आपको 10 टाइम्स देना पड़ेगा। पहली जो कॉस्टिंग लगती है ना, मेजर कॉस्टिंग लगती है, वो 5-6 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस की लगती है, क्योंकि मेजर क्लेम उसी क्राइटेरिया में आते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हायर कवरेज में जाइए। बट आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर से कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, चाहे आपको 10 लाख का ही हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेना हो, आप 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की कोटेशन जरूर लें, सो दैट आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ कि 10 लाख से 25 लाख में या 50 लाख या 1 करोड़ जाने में कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है। मामूली सा हल्का सा प्रीमियम ज़्यादा देने से आपका 10 गुना कवरेज बढ़ सकता है। ये सही है, आपने सही कहा कि मिनिमम आज के टाइम पर तो 10 लाख तो होना ही चाहिए, क्योंकि 10 दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिट रह गए तो आपके 5 लाख तो उसी में साफ हो जाता है, 10 दिन पता में 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला, 10 दिन में तो आपको 10 लाख से भी नहीं होगा नहीं राहुल होगा। जी।
हाँ, वो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है हाँ, कि किस हॉस्पिटल 10 में और दिन का किस अगर बीमारी। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ना, 10 दिन का, तो कम से कम 10 दिन के अंदर मान लो, डिपेंड करो कि अगर ब्रेन हेमरेज है, कैंसर है, क्रिटिकल कोई भी क्लेम है, तो 10-20 लाख रुपए बियर मिनिमम है। और इसकी एक और खासियत ये है कि ये वन टाइम नहीं होता, रैकरिंग है। मान लीजिए कैंसर है तो वो रैकरिंग है सर, हर साल आएगी, उसका क्लेम भी बहुत बार बार आएगा। मान लीजिए कोई हार्ट का मेडिकल कंडीशन हो गया, बाईपास हो गया या हार्ट में स्टंट लग गए, तो अब लाइफ टाइम उनके रैकरिंग क्लेम आते रहेंगे। तो जो आम आदमी है वो ये नहीं समझ पाता, वो ये सोचता है कि मैं 25,000 रुपये या 50,000 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ, 10 साल में मेरा क्लेम नहीं आया तो 2.5-3 लाख रुपए तो मैंने वैसे ही दे दिए। तो उस पॉलिसी होल्डर को ये समझना चाहिए कि ये दान खाता है, डोनेशन अकाउंट है, चैरिटी अकाउंट है। अब अगर आप ये मत समझिए कि 3 लाख दे दिया आपने और आपका एक भी बार नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक भी बार नहीं आया, लेकिन किसी का आया, उसके तो काम आ रहा है वो पैसा। तो आप तो प्रीमियम दे करके भी आपको ये सोचना है कि ये मेरा डोनेशन है, उस पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से देना है, और मेरे को ये कभी काम ही नहीं आए। भी आप किसी न किसी फॉर्म में हर आदमी कोई ना कोई डोनेशन देता है, अपनी हैसियत के हिसाब से देता है, चाहे वो गाय को ही रोटी देता हो सुबह, है तो सही। उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में भी यही पर्सपेक्टिव अपने को रखना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपने बताया जैसे 10 लाख का हम ले सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि लेना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की हम बात करें तो इनकी भी एक हेल्थ पॉलिसी है, बहुत कम चार्जेस पे है। क्या वो सफिशिएंट है, या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाना चाहिए, उनसे लेना बेहतर है? तो गवर्नमेंट वाली पॉलिसी देती है वो बेहतर है या प्राइवेट वाली बेहतर है? देखो, गवर्नमेंट की है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है। राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल लेवल सेंट्रल। पे प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना हो, ठीक है, दोनों ही फ्लैगशिप स्कीम है। दोनों, अगर आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट आपने ले भी रखा है तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको लेना चाहिए। इसका रीज़न पीछे? इसका रीज़न ये है कि कई बार कवरेज अमाउंट बहुत कम पड़ता है। आप पर्सनल हेल्थ लोगे 10 लाख 20 लाख का लोगे, आप 1 करोड़ का तो नहीं लोगे। बहुत सारी बीमारियों के क्लेम ऐसे भी हैं जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के आ रहे हैं, तो उसका तो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है। 1,800 रुपये प्रीमियम में राजस्थान में बन रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसका कोई प्रीमियम ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आपको लेकर के वो भी रखना चाहिए। और अभी आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे आता हूँ कि प्राइवेट से लेना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी से लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में प्राइवेट कंपनियां ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका एक्सटेंसिव नेटवर्क है। ये वैसा ही सवाल है कि आपके बच्चे को आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, राइट। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो निश्चित तौर पर आपको जो है प्राइवेट में ही जाना चाहिए। उसकी वजह है कि एक तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल जाएगा, ऐसे प्लान मिल जाएंगे जो आपको हर साल डबल हो रहे हैं, ऐसे प्लान आपको मिल जाएंगे जिसमें हर साल 50% बढ़ रहा है, चाहे आपने क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो। ऐसे प्लान आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सब चीज़ें कवर हो रही हो 100%। सब इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान गवर्नमेंट नहीं, कंपनीज के आपने पास जैसे नहीं मिलेगा। प्लान की बात करी ना अभी, तो मैं उसी पर आने वाला था कि प्लान फिर लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि बहुत से प्लान ऐसे होते हैं जिनमें पहले पैसा देना होता है ना, अब उनका नाम मेरे को नहीं पता आइडियली वैसे, तो पहले पैसा देना होता है फिर आपको रिफंड मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर मैंने देखा है कई होते हैं जिसमें कैशलेस होता है कि आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होता है। तो प्लान कौन सा लेना चाहिए? हाँ, ये आपने बड़ा ही वैलिड सवाल पूछा राहुल जी। इसमें क्या है ना, 2 तरीके से क्लेम सेटल होते हैं, एक होता है कैशलेस, एक होता है रियम्बर्समेंट। कोई भी क्लेम, इवन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर भी कैशलेस जो दिखा रहा है वो भी रियम्बर्समेंट पे जा सकता है। आज की डेट में ओवरऑल जो बाज़ार में क्लेम आ रहे हैं, इंडस्ट्री में क्लेम आ रहे हैं, उसमें 70% क्लेम जो है वो कैशलेस सेटल होते हैं, और 30% जो है वो रियम्बर्समेंट पे क्लेम सेटल होते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए आज आप नेटवर्क हॉस्पिटल देख करके गए और वहाँ पर आपने देखा नेटवर्क हॉस्पिटल था, सब चीज़ें थी, उसके बावजूद भी आपको लगा कि डॉक्टर को लगा, ट्रीटिंग डॉक्टर ने जो कुछ भेजा, और इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर को लगा कि ये क्लेम तो रियम्बर्समेंट पे जाएगा, तो जाएगा। एक मिसकंसेप्शन पॉलिसी होल्डर को ये रहता है कि अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है तो 100% मेरा जो क्लेम है वो कैशलेस ही सेटल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी क्लेम जा सकता है। पॉलिसी होल्डर का राइट ये है कि वो क्लेम लेने का अधिकार है, कैशलेस लेने का क्लेम अधिकार नहीं है। कैशलेस केवल एक फैसिलिटी है, राइट। किसी में भी मान लिया, अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं कैशलेस रिजेक्ट होने के। मान लीजिए कि ओवर राइटिंग हुआ, डॉक्टर ने लिखा राहुल, एक जगह लिखा राहुल कुमावत,
एक जगह उम्र लिखा 28 साल, एक जगह उम्र लिख दिया 27 साल, दूसरी जगह ओवर राइटिंग कर दिया, या फिर मेडिकल कंडीशन डाल दी। आपने पॉलिसी खरीदते समय कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड कुछ भी नहीं था, लेकिन पॉलिसी खरीदने के बाद 2 महीने 6 महीने बाद मल्टीपल मेडिकल कंडीशन आ गई, बीपी भी हो गया, थायराइड का भी टेबलेट चालू होगा। अब ट्रीटिंग डॉक्टर ने लिखा है कि बीपी भी है, थायराइड भी। तो इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर को ये जज करने के लिए वक्त चाहिए कि ये बाद में डायग्नोसिस हुआ या पहले हुआ, राइट। या तो डॉक्टर उस टाइम ये लिखे प्रोएक्टिवली कि ये पॉलिसी खरीदने के बाद हुआ है, यानी मान लीजिए आपने पॉलिसी खरीदा 26 जनवरी को, आपको डायग्नोसिस हुआ 15 अगस्त को, तो और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ 2 अक्टूबर को, तो डॉक्टर क्या लिखेगा कि डायग्नोसिस हाइपरटेंशन डायग्नोसिस सिंस डेटेड 15 अगस्त। तो ये उससे टाइमलाइन से मैच हो गया कि 26 जनवरी को पॉलिसी खरीदी थी, लेकिन जो डायग्नोसिस हुआ वो 15 अगस्त को हुआ, यानी पॉलिसी लेते टाइम हाइड नहीं किया है, राइट। क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी होल्डर का ये सवाल रहता है कि आज इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि आज तो मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, किसी चीज़ की दवाई नहीं ले रहा, लेकिन जिस दिन क्लेम आए उस दिन कह सकती है इंश्योरेंस कंपनी कि आपने छुपाई। तो ऐसे नहीं कह सकती मन से, आपके डॉक्यूमेंटेशन ही कह रहे हैं, अजम्पशन पे कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, राइट। ये तो सही कहा आपने। आजकल तो वैसे भी इतना विकसित हो चुका है ये मेडिकल लाइन भी, बहुत हाई लेवल पे जाके चीज़ें पता चल जाती है कि कब से है, क्या है, कौन से स्टेज में आपकी बीमारी है, क्या नहीं है। अब जैसे कैशलेस लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आज भी सेल्फ डिक्लेरेशन पे रिलाय करता है, आपने अच्छा। क्या बोला उसी पे डिपेंड करता है, एडवांसमेंट का टेक्नोलॉजी का कोई यूज तो नहीं हाँ, कर। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है कि लोग छुपा लेते हैं उस वक्त की। जैसे मान लीजिए कि अब परिवार के साथ में बैठ के मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, या फादर मेरे भरवा रहे हैं फॉर्म की, हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म भर दे। अब उन्होंने पूछा कि उसमें सवाल आता है कि ड्रिंक आप अल्कोहल लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं, नहीं करते। तो मैंने तो भैया उस वक्त बोल दिया कि नहीं करते। स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते। और वो बंदा स्मोकिंग और ड्रिंक करता हुआ निकल गया, अल्कोहल कंज्यूम निकल गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है बाद में? देखिए राहुल जी, इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दूसरी बात ऐसा नहीं है कि लोग सारे छुपाते हैं, लोग भी नहीं छुपाते, लैक ऑफ अवेयरनेस है मेरी नज़र में। कैसे? मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, आप मेरे से हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी बनवाए है, और मैं मान लीजिए आपका एडवाइज़र हूँ, फ़र्ज़ कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि कोई मेडिकल कंडीशन है क्या, तो आपने कहा जी नहीं है। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि कोई बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड है, तो आपने कहा जी बीपी है, और थायराइड जो है वो श्रीमती जी 2 साल से दवा लेती है, राइट। तो आपने ये जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, ये सब चीज़ें जो है ना, आज हर आदमी के जीवन का हिस्सा है, राइट। हर 8 में से 1 आदमी को हाई बीपी है, 7 से 8 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उनके जीवन का हिस्सा है। आपको सरप्राइजिंगली मैं बताऊं, हमने एक मेडिकल चेकअप हेल्थ चेकअप करवाया एक सोसाइटी में, 30 लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ, उसमें से 5 आदमियों को डायबिटिक पहली बार डायग्नोसिस हुआ, उनको मालूम ही नहीं था। आप समझ रहे? या तो आप प्री डायबिटिक हैं। तो क्या होता है कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर का एक्सपीरियंस है, जो कैसे आपसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कोई छुपने ना दे, राइट। क्योंकि जब आप प्रपोजल फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, आपने कह दिया नो, और उसमें 10-11 जो सवाल होते हैं उसमें सेलेक्ट ऑल करके नो करने का ऑप्शन होता है। तो जनरली लोग जो ईमेल आईडी साइन अप करते हैं ना, वैसे कर देते हैं उसको। हाँ, ये दिक्कत हो रही थी कि इसको ऑनलाइन लेना, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर डिस्काउंट और बहुत कम प्राइस में मिल जाती है पॉलिसीज। तो वो लेना बेहतर है या एडवाइजर के थ्रू लेना बेहतर है? उसी बात पे मैं आ रहा था। देखिए, अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको एक तो क्या है कि वो प्रपोजल फॉर्म और वो सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आपको नहीं मालूम कि कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म में बड़ी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। मान लीजिए 10 साल पहले आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई सर्जरी हुआ माइनर या मेजर, कोई रोड डला है, कोई पेसमेकर डला है, कोई स्टंट डला है, या फिर 10 साल पहले आपने टीबी की दवा ली, 100% क्योर हो गए, बट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, क्योंकि पुरानी कितने टाइम तक की बीमारियां प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करनी है, ऐसा आईआरडी की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया है तो आपका जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो तो आपसे बचपन जन्म से लेकर के आज तक का पूछ लेगा, और उसमें से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मान लीजिए ओकेजनल किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहती है,
तो डालने की डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ओकेजनल हार्ट बर्न है तो नहीं ज़रूरत है। बट अगर मान लीजिए रैकरिंग है कोई चीज़, रैकरिंग मान लीजिए नॉर्मल बुखार है, आपने 2 दिन का दवा लिया, ठीक हो गया, कोई डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हर महीने आ रहा है बुखार, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो रैकरिंग है फिर। तो ये सारी बातें आपको एडवाइजरी बताएगा, राइट। अब दूसरी बात, एक जो बात आपने रह गई थी, वो ये है कि अल्कोहल वाली, अल्कोहल और स्मोकिंग आपको डिक्लेयर करनी है प्रपोजल फॉर्म में। बट अल्कोहल और स्मोकिंग की डिक्लेयर करने के बाद का मतलब ये नहीं कि आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। ये बात पॉलिसी होल्डर को नहीं मालूम है। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं राहुल जी, कि मैंने तो प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया, मेरा अल्कोहल करता हूँ मैं, दूसरा मैं स्मोकिंग करता हूँ। अब मैं कितना भी अल्कोहल करूँ, एक्सेसिव अल्कोहल करूँ या कितने भी यूनिट स्मोकिंग करूँ, मेरे इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम देगी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए लंग कैंसर हुआ और इंश्योरेंस कंपनी को ये मालूम पड़ता है या आपका ट्रीटिंग डॉक्टर लिखता है कि लंग कैंसर एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नहीं देगी। या फिर मान लीजिए एक्सेसिव ड्रिंक करने की वजह से आपका लीवर में कोई इश्यू होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपको डिक्लेयर तो करना है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो ये क्लेम के टाइम आपको बैकफायर कर जाएगा, राइट। तो राहुल जी, नॉर्मल अल्कोहल अगर है तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम देती है। डॉक्टर ने अगर लिखा ओकेजनल अल्कोहल इनटेक तो देती है। बट एक होता है अल्कोहलिज्म, मान लो हर रोज़ ड्रिंक करना है, उसके बिना चला ही नहीं जा रहा, उसके बिना बोला ही नहीं जा रहा, उसके बिना ड्राइविंग ही नहीं हो रही, उस कंडीशन को इंश्योरेंस कंपनियां इंटरटेन नहीं करती है, क्योंकि वो सेल्फ इंजरी करने जैसा है, राइट। तो आई होप, इज इट क्लियर? समझा। और लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आपने मेंशन कर दिया कि वहाँ आप कंजप्शन करते हैं इनका, तो ये नहीं है कि आप बच गए, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और आपने क्लेम की बात करी, तो मैक्सिमम मैं देखता हूँ कंपनीज लिख के रखती है 98%, 99% क्लेम सेटल रेशियो, है ना। इसके पीछे का राज बताओ। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बात उसके रीजंस क्या क्या है, रिजेक्ट होने के रीज़न क्या है, कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कब रिजेक्ट होगा या कब पास होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? देखिए राहुल जी, मैंने पिछले 15-20 साल के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं ना इंश्योरेंस के, वो होते हैं पुअर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा, यानी आज पॉलिसी लेते टाइम आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है या कुछ भी लाइफस्टाइल चॉइस आपकी हैबिट है, ड्रिंक है, स्मोकिंग है, या किसी तरीके की सिम्टम्स है, किसी तरीके की दवा चल रही है, कोई लक्षण है, कोई 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले कोई इलाज हुआ है, वो सारी चीज़ें आपने ब्लैक एंड वाइट में प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर कर दी। उसके बाद आपने प्रपोजल फॉर्म की कॉपी रख ली, और इंश्योरेंस कंपनी में जिस दिन भी अभी इलाज के लिए अपने गए हेल्थ इंश्योरेंस में, हॉस्पिटल में, उस दिन अगर कोई नई मेडिकल कंडीशन अपीयर हो जाती है, मान लीजिए उसी दिन मालूम पड़ा कि आज बीपी है, तो डॉक्टर लिखता है न्यूली डायग्नोसिस हाइपरटेंशन। अगर डायबिटिक है तो लिखता है न्यूली डायग्नोसिस डायबिटिक, राइट। तो उससे इंश्योरेंस कंपनी को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर हो जाती है कि ये चीज़ जो डायग्नोसिस हुई है ना, वो पॉलिसी खरीदने के बाद हुई है। अब रिजेक्शन की जो रीज़न की आपने बात की, वो क्या है राहुल जी, कि रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि या तो इंश्योरेंस ट्रीटिंग डॉक्टर ने क्या किया कि उसमें लिख दिया कि हाइपरटेंशन, ओपन छोड़ दिया, ये नहीं बता रहे हैं कि कब से है। तो ट्रीटिंग डॉक्टर ने ऐसा लिखा, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो डॉक्टर है वो ये पूछेगा कि भैया कब से है ये, तो उसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन ट्रीटिंग डॉक्टर को देना पड़ेगा। वो ईमेल खेलते रहेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहला चांस तो ये है कि आपका कैशलेस रिजेक्ट हो, राइट। दूसरा चांस क्या है कि आपका रिटर्न एक्सप्लेनेशन ही प्रॉपर ना हो, क्योंकि वन लाइन सॉल्यूशन नहीं चलता है, फिर पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिए, एडमिशन समरी चाहिए, डिस्चार्ज अगर हो चुके हैं तो डिस्चार्ज समरी चाहिए, अगर आईपीडी हुआ है, जो इंडोर हुए हैं, तो उसके आईपीडी के पेपर चाहिए सारे, जो सारे वाइटल्स होते हैं, डेली बीपी शुगर जांच होती है, उसके सारे वाइटल्स चेक कर, वो उसकी चार्ट चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि रिजेक्शन के और क्या रीज़न है। रिजेक्शन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी खरीदने के बाद आप कभी भी हॉस्पिटल में जाओ,
इन दोनों के बीच में कभी भी आप डॉक्टर को विजिट करो तो उसकी फाइल को आप संभाल के रखो, दिवाली की सफाई में फेंकना नहीं है, राइट। इसके अगर वो पीछे का रीजन कारण कि क्यों रखना चाहिए ऐसा? क्योंकि बीच में अगर कोई भी बीमारी या लक्षण डायग्नोसिस हुआ है तो उसको प्रूव करने का काम पॉलिसी होल्डर का है ओके। कि ये मेरे को बाद में आया। मैंने पॉलिसी 26 जनवरी को ली, ये मैं 15 अगस्त को दिखाने गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये बीपी है। और जब वो डायग्नोसिस हुआ उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप वो फाइल जो है वो प्रॉपर आप अपने रखो घर में, आपका काम आराम से हो जाएगा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को मना नहीं कर सकती, और अगर इन केस मना करती है तो उसकी फिर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई मनमानी कर दे। हाँ, इसका भी तो कोई होगा ना कि जैसे मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, अब मेरे को पता चल रहा है मेरी गलती थी नहीं, क्योंकि मैं मान लीजिए कि जो पेशेंट है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो खुद एडमिट है और परिवार वालों को पीछे से सफरिंग करना पड़ रहा है, भाग दौड़ करनी पड़ रही है और उनका क्लेम भी रिजेक्ट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन है कि बाद में हम कैसे उसको सेटल करा सकते हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं कि जब क्लेम आता है और कैशलेस रिजेक्ट होता है तो पैनिक में आ जाते हैं। कैशलेस मना होने का मतलब ये नहीं कि क्लेम मना हो गया। अच्छा। कैशलेस मना होने का मतलब है कि मुझे टाइम चाहिए इस केस को जज करने के लिए, तो आप रियम्बर्समेंट पे क्लेम लगाइए। तो रियम्बर्समेंट में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। उसके बाद 15-20 दिन के अंदर उसका डिसीजन आ जाता है, पैसे आ जाते हैं। अगर इन केस पैसा नहीं आया और क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो क्लेम रिजेक्ट करने से पहले भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्लैरिफिकेशन मांगती है। इसी दौरान हो सकता है कि अगर कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कोई डाउट हुआ हो, आपका केस जेन्युइन है लेकिन उस हॉस्पिटल में आपसे पहले किसी ने फ्रॉड किया हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर का कोई फ्रॉड किया हुआ हो, राइट। या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास उस एरिया से कई फ्रॉड आए हैं रिसेंट डेज में और एक जैसा पैटर्न है सबका, तो भी हो सकता है। क्योंकि 10 से 15% क्लेम के अंदर फ्रॉड होता है। सॉफ्ट फ्रॉड भी होता है, हार्ड फ्रॉड भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को जज करने के लिए कई बार इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन भी करवाती है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एक फील्ड वेरिफिकेशन होता है। एक थर्ड पार्टी पर्सन आकर के विजिट करता है, वो आकर के आपसे सारी बात पूछता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी क्या है कि यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को अवेयरनेस की कमी है। इन्वेस्टिगेशन करवाना इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार है, राइट। क्योंकि क्या होता है, पॉलिसी होल्डर तो पहले से इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन है, एक अलग स्टेज में चल रहा है, और उस टाइम आकर के अगर इन्वेस्टिगेशन ये पूछे कि आपका आधार कार्ड दो, आपका मुझे फ़ोटो लेना है, आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर क्यों गए, आपसे 1 किलोमीटर दूर दूसरा हॉस्पिटल था, अगर आप मान लीजिए कैब लेकर के गए तो आपने यूपीआई पेमेंट किया तो यूपीआई का स्क्रीनशॉट दो। मैं दर्शकों को एक चीज़ बताऊं, अगर आपका क्लेम रियम्बर्समेंट में जा रहा है और अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में पेमेंट कर रहे हो तो आप कोशिश करो क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से पेमेंट करने की, ताकि आपके पास उसका प्रूफ रहे कि आपने इलाज लिया है और आपने पेमेंट किया है। अगर मान लीजिए आपने कैश में पेमेंट किया है तो रिसिप्ट तो मिलेगी आपको हॉस्पिटल से, लेकिन आपके पास प्रूफ कम होगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपके पास प्रूफ पक्का होगा। तो आप अगर मान लीजिए इन केस आपको ओम्बड्समेंट में या कोर्ट में केस को ले जाना पड़े किसी भी वजह से, तो फिर आपके पास प्रूफ तो हो डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर आकर के पता करता अब है। आप कोर्ट तक पहुंच गए बात, तो मन में एक सवाल और आ रहा है कि ऑप्शन क्या क्या है अगर मान लीजिए मेरी गलती नहीं है और फिर भी रिजेक्ट हुआ है, कैशलेस भी रिजेक्ट हो गया और सब कुछ रिजेक्ट हो चुका है, अब तो पैसा मेरे को देना है, तो उस कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन एक पॉलिसी होल्डर को मिलते हैं कि वो यहाँ यहाँ शिकायत कर सकता है या इस तरह से आवेदन कर सकता है या अपनी बात रख सकता है? देखिए राहुल जी, मेजोरिटी ऑफ क्लेम में कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में अगर लगता है आपको एज एन ए पॉलिसी होल्डर कि आपके बात में दम है, मेरिट है, तो उसमें गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन है। सबसे पहले क्लेम रिजेक्ट होने पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस हैंडलिंग में जाएंगे, वहाँ पर आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 30 दिन तक उस कंप्लेन का रिवर्ट का इंतजार करना है आपको। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस हैंडलिंग में कोई सोल्यूशन आता नहीं है। तो उसके बाद आप ओम्बड्समेंट में क्लेम लगाएंगे। ओम्बड्समेंट में क्लेम लगाने के लिए ना तो आपको एडवोकेट की ज़रूरत है, ना वहाँ पर कोई फीस चार्ज है। सिंपल A4 शीट में आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देनी। ओम्बड्समेंट का हर राजधानी के अंदर, पूरे इंडिया में ज़्यादातर राजधानी में, जैसे जयपुर है तो जयपुर के अंदर सब जगह ओम्बड्समेंट का ऑफिस है। फिर IRDA का एक पोर्टल है, बीमा भरोसा,
गवर्नमेंट का, उसके अंदर भी आप जो है वहाँ पर भी ऑनलाइन भी क्लेम लगा सकते हो। आपको क्लेम देना है, वहाँ पर एप्लीकेशन देना है, उसके बाद आपका हियरिंग आ जाएगा। हियरिंग आने के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को और आपको दोनों को बुलाएंगे। कंपनी का जो जज होगा ओम्बड्समेंट में, वो आपकी बात सुनेगा, उनकी बात सुनेगा, दोनों की बात सुनने के बाद जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, राइट। अब जो फैसला आया, मान लीजिए ओम्बड्समेंट का फैसला आपके फेवर में आया, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको पॉलिसी भी आपकी कई बार इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल कर देती है, तो वो रिइंस्टेट कर देगी पॉलिसी और आपको पेमेंट कर देगी। मान लीजिए आपके पक्ष में नहीं आया, तो आप उसको एस्केलेट कर सकते हो, राइट, कोर्ट में। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास ये चॉइस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी उसको एस्केलेट नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनी को अगर जज ने बोल दिया ओम्बड्समेंट ने कि ये पैसा देना है, तो उसको देना ही है। इतनी मतलब प्रोएक्टिव है गवर्नमेंट, ये फैसिलिटी तक दे रखी है। बट जस्ट अवेयरनेस की बात है। और दूसरा क्या है कि आपके पास या तो आप अपने आप को अवेयर करो, या फिर आपके साथ में एक कैपेबल, कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस एडवाइजर हो, जिसको ये सारी बातें मालूम हो और वो आपके साथ दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। नहीं, किसी किसी केस में विनोद जी ये भी देखने को मिलता है कि आपकी पॉलिसी में सर ये कवर नहीं थी चीज़ें, ये कवर थी या ये वाले चार्जेस नहीं थे, वो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं खर्चे। तो वो क्या चीज़ें देखनी पड़ती, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख की है और 10 लाख का खर्चा आ गया आपका, अब उसमें से कई कंडीशंस में ऐसे होता है कि भैया आपको तो 7 लाख का क्लेम मिलेगा, 3 लाख आपको जेब से देने हैं। इसको शॉर्ट सेटलमेंट बोलते हैं। शॉर्ट सेटलमेंट एक बड़ा चैलेंज है। शॉर्ट सेटलमेंट में क्या है, जैसे मैंने कहा कि पुरानी पॉलिसीज़ है तो उनमें कंज्यूमेबल्स कवर नहीं है, ब्लेड, रेजर, ग्लव्स, इनका पैसा कटता है। आजकल जो पॉलिसीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव, उनमें पैसा नहीं कटता है। बट गुड न्यूज़ क्या है कि आप उनको पोर्ट कर सकते हो, पोर्टेबिलिटी होती है। अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको प्रोवाइडेड कि आपको कोई मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं है और कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो, उसको दूसरी कंपनी में भी कर सकते हो और आपकी सीनियरिटी एज इट इज़ बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी बात, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो 3 तरीके के वेटिंग पीरियड लगते हैं। पहला वेटिंग पीरियड है जो 30 डेज के बाद आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड होगा, यानी फर्स्ट 30 डेज में एक्सीडेंट को छोड़ के कोई चीज़ कवर नहीं होगी। 30 डेज के बाद में क्या कवर होगा, कैंसर है, हार्ट है, लकवा है, किडनी फेल्योर है, ऐसी क्रिटिकल चीज़ें, या फिर स्लो ग्रोन डिजीज, जैसे कि स्लो ग्रोन नहीं, सीजनल डिजीज। सीजनल डिजीज में जैसे बुखार है, बुखार, खांसी, जुकाम, हाँ, चिकनगुनिया है, ये सब। फिर दूसरी बात, केवल हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, केवल हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, ऐसा नहीं कि ओपीडी कवर होता है। 2 चीज़ें होती है, एक ओपीडी और एक आईपीडी। ओपीडी मतलब आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें गए और दवाई लेके आ गए, वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। ऐसे परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन का मतलब है जैसे सिंस बर्थ कोई डिजीज है, जैसे ऋतिक रोशन के एक एक्स्ट्रा थंब है, अंगूठा है, वो कवर नहीं होगा। ओपीडी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए भर्ती हो गए, सारे वाइटल्स नॉर्मल है, ऐसे ही भर्ती कर लिया, तो वो कवर नहीं होगा, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि कवर नहीं होती है। फिर उसके बाद 2 साल के भी कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जिनको स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड बोलते हैं। अराउंड 20 to 25 ओड इलनेसेज होती है जो कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में 2 साल के बाद कवर होती है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, फिस्टूला हो गया, पाइल्स हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसी कुछ 20 से 25 हैं जो कि 2 साल बाद कवर होती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी आप पॉलिसी लेना, आप इनको समझें कि कवर क्या है, कवर क्या नहीं है। दूसरा, पॉलिसी वर्डिंग जिसको फाइन प्रिंट बोलते हैं, वो भी आप 40-50 पेज का होता है, वो देखें, ब्रोशर नहीं। ब्रोशर में तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही होंगी। आप 35-40 पेज का जो पॉलिसी वर्डिंग है, पॉलिसी वर्डिंग यानी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हो रहा है, वो आप ज़रूर देखें। और उसमें भी कई चीज़ें ऐसी होती है कि मान लीजिए कोई बीमारी है, अब वहाँ हॉस्पिटल में तो इलाज हो गया उसका, अब हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि भैया घर पे इलाज चलाओ, अब घर पे देख रेख करनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाँ, ये इसमें क्या है सर कि मान लीजिए परी और पोस्ट के हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होते हैं। मान लीजिए किसी पॉलिसी में 60 दिन, 90 दिन, फिर डिस्चार्ज होने के बाद भी दवाइयाँ चलती है 180 दिन, तो ये कवर होते हैं, ये रियम्बर्समेंट हो जाएंगे। परी और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन रियम्बर्समेंट हो जाएगा, मेन हॉस्पिटलाइजेशन है वो कैशलेस हो जाएगा। अब मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए आज आप डॉक्टर को दिखाने गए,
डॉक्टर ने 10 दिन का प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, 10 दिन और कुछ जांचें कर दी, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये की। 10 दिन बाद आपने वापस गए दिखाने, तो आपने डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो जो पहले ओपीडी में खर्चा लगा था वो सारा का सारा रियम्बर्स हो जाएगा, वापस क्योंकि मिल वो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड है। और डिस्चार्ज होने के बाद में मान लो फिजियोथेरेपी चल रही है, फॉलो अप ट्रीटमेंट चल रहे हैं, सब्सिक्वेंट डॉक्टर के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, वो सारी रियम्बर्समेंट हो जाएंगे। उसकी एक टाइमलाइन होती है, किसी में 90 दिन पहले के और 180 दिन बाद के, किसी में 60 दिन पहले के, किसी में 180 दिन बाद के। तो वो ये सारी डिपेंड जो करता है पॉलिसी कंडीशंस, टू पॉलिसी। कंडीशंस जो आप बता रहे हैं, ये सब क्या रिटर्न में मिलती है जब पॉलिसी ली बिल्कुल जाती है? मिलती है सर, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आपको बताता है, ब्रोशर में ये लिखी रहती है। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए अभी आप दवाई लेके आए ओपीडी में खांसी जुकाम का, सीजनल कोई, बाद में 2 महीने बाद एडमिट हो रहे हैं पथरी के लिए, स्टोन के लिए, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर कैसे होगा? प्री हॉस्पिटलाइजेशन तभी माना जाता है जब उसी बीमारी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, राइट? अदरवाइज नहीं माना जाता। ये सही है, आपने सही बात बताई कि भाई पहले का भी कवर हो जाएगा, बाद का भी कवर हो जाएगा। और एक समस्या ये भी आती है विनोद जी, जैसे मान लीजिए मैं कहीं बाहर गया, मतलब फॉरेन टूर पे चला गया या कहीं बाहर चला गया या आउट ऑफ सिटी चला गया मैं, और वहाँ कोई मेरे को बीमारी हो जाती है या अचानक से अटैक आ जाता है या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। आउट ऑफ इंडिया बाहर कह रहे हैं? हाँ, आउट ऑफ इंडिया ले लीजिए या आउट ऑफ सिटी ले लीजिए, तो Out, दोनों हाँ। कंडीशंस के अंदर आप बेहतर समझा पाएंगे कि उसमें क्या पॉलिसी रहती है, कैसे क्या इलाज होता है। देखो, इंडिया में तो आप कहीं पर भी इलाज ले सकते हो, आपका आधार कार्ड और पॉलिसी कॉपी का एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादातर पॉलिसीज में, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो जोन वाइज, मतलब आप यूँ समझ लीजिए को पेमेंट लगाती है कि जयपुर का आदमी बॉम्बे में इलाज लेगा तो 10-20% का को पेमेंट लगेगा। ये है क्या को, मैंने सुना है बहुत, ये को पेमेंट होता क्या है? को पेमेंट आसान भाषा में ये होता है कि मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का क्लेम आया और 10% का को पेमेंट है, तो 10% आप दोगे, यानी 1 लाख रुपए आप दोगे, बाकी 9 लाख अच्छा। रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी, राइट? बट आज की डेट में ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज की जो कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं, उनमें को पेमेंट का ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं कि आपको लगवाना है तो लग जाएगा, क्योंकि प्रीमियम अगर आपको कम करना है तो, अच्छा, अदरवाइज नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है, राइट? अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ, तो डोमेस्टिक में तो आप कहीं पर भी इलाज ले सकते हो, इंटरनेशनल अगर आप जाते हो तो ग्लोबल में क्या है कि अभी भी इस पे काम होना बाकी है। कुछ कंपनीज देती हैं जो ग्लोबल के अंदर कुछ लिमिटेड चीज़ों का, बट ग्लोबल में आप बाहर कहीं भी जाते हो आउट ऑफ इंडिया तो आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेके जाना चाहिए, 8 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, और वो सब चीज़ें कवर करता है। उसमें इवन बैगेज भी लो, पासपोर्ट बैगेज, ये सब चीज़ें भी, अगर मान लीजिए आपका लगेज मिसिंग हो गया तो वो भी आपका कवर होता है, पासपोर्ट भी होता है, मेडिकल इमरजेंसी भी कवर होती है, तो वो लेके जाना चाहिए, और वो बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग और में जब होता है। पॉलिसी लेते हैं ना, तो एक तरह से अब क्या है कि पॉलिसी होल्डर भी यार बेचने के लिए कर रहा है कि उसका भी भैया सैलरी आ रहा है, उसका भी घर उसके पीछे चल रहा है, तो उस वक्त तो क्या बड़ी बड़ी बातें होती है कि आपको एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको मतलब बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं विनोद जी जो हॉस्पिटल में ना होके बाहर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी आजकल हर इंश्योरेंस होल्डर को मिलने लग गई है। देखिए, एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, पर डिपेंड करता है कि आपके पास कवरेज क्या है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का या 5 लाख का कवर है और आपने 5 लाख रुपए की एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी ले ली, तो आप इलाज किससे लोगे? तो आपको पॉलिसी खरीदते टाइम वक्त आपको क्या सोचना है कि आपको हमेशा यूटिलिटी और यूएसपी में फ़र्क करना आना चाहिए। यूटिलिटी क्या है? जो आपको डे बाय डे काम आएगी, जैसे कि नेटवर्क हॉस्पिटल होना चाहिए, उस कंपनी में 100% क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए, उसमें रूम की कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये यूटिलिटी है। कंज्यूमेबल्स कवर होना चाहिए, ये यूटिलिटी है। लेकिन यूएसपी क्या है? एयर एम्बुलेंस। मुझे नहीं लगता कि एयर एम्बुलेंस 1000 में से भी एक क्लेम में भी काम में लेते होंगे, क्योंकि अगर 5 लाख 10 लाख रुपए का कवरेज है और आप एयर एम्बुलेंस ले रहे हो तो 5 लाख रुपए तो उसी पे लग जाएंगे, इलाज कैसे लोगे? वही बात जो आपने ग्लोबल वाली बात की, ग्लोबल में मान लो 10 लाख रुपए का यहाँ कवरेज लिया और आप यूरोप में कहीं गए हुए हो, तो क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा ना। यूरोपियन कंट्रीज में डॉलर में ट्रीटमेंट है, तो यहाँ का मान लीजिए 40 लाख 80 लाख रुपए का, वहाँ का जो है 1 लाख रुपया हुआ, क्या होगा? 80-90 लाख रुपए का कुछ नहीं हो सकता, कुछ ये भी तो नहीं होगा ना। तो आपको यूटिलिटी देखनी है कि मेरे कौन सी काम की है। आपको मैं बताऊं एक और इंटरेस्टिंग डेटा, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप देती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हर अच्छा। साल।
है ना, वो भी 95% लोग नहीं लेते हैं। तो ऐसा मतलब ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही फिटनेस फ्रैक हूँ, मैं अवेयर हूँ, मेरा एडवाइज़र मुझे बताएगा, तो आप लीजिए, अदरवाइज़ तो आपको नहीं जाना चाहिए। फिर आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हो, रोड एम्बुलेंस यूज़ नहीं करते, राइट। बट ऐसे क्या है, कॉस्मेटिक फीचर हैं। कई बार पॉलिसी होल्डर जब ये चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड करता है पॉलिसी, तो ये सब चीज़ों पे देखता है। तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ, आप ये फैंसी फीचर को छोड़िए, आप ये देखिए कि आप आमतौर पर जिस हॉस्पिटल में जाते हो वो कवर है कि नहीं है कैशलेस। आप ये देखिए कि आपके एरिया में कवर है कि नहीं है। आप ये देखिए कि आपके बच्चे, मान लीजिए आप जयपुर रह रहे हो, आपके बच्चे पुणे रह रहे हैं, बेंगलोर रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, नोएडा रह रहे हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं उस हॉस्पिटल में वहाँ पर जाते हैं वो कवर है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। कवरेज कितना है उसकी बजाय आप कवरेज बढ़ाएं, फालतू के एड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और क्या इसको जैसे आज के टाइम पर मिडिल क्लास में विनोद जी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जैसे आपने एग्जांपल शुरुआत में दिया था कि 25,000 रुपये की पॉलिसी और मिनिमम 25 की होती है, ये रियलिटी है कि 25,000 में एक अच्छा हेल्थ प्लान मिलेगा आपको। तो क्या ये वन टाइम पेमेंट करके लिया जा सकता है या ईएमआई पर भी लिया जा सकता है? ईएमआई पर भी लिया जा सकता है, मंथली मोड से भी लिया जा सकता है। बट मंथली मोड में लेने में चैलेंज सिर्फ इतना है कि मान लीजिए ईएमआई किसी वजह से आपकी बाउंस हो गई, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका ख़त्म हो गया। और इसमें एक कंडीशन ये भी कि जैसे मान लो ईएमआई मोड पे मैंने लिया 25,000 का प्लान, अब 2 महीने तक मैंने प्रीमियम दिया है, 2 किश्तें दी है और 2 महीने बाद ही बड़ी बीमारी आ गई, तो क्या इलाज होगा? बिल्कुल होगा, इलाज तो 31वें दिन से होगा ही होगा। 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, 2 साल के स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है कुछ स्लो ग्रोन के 20-25 बीमारियों के, और परमानेंट एक्सक्लूजन 3 तरीके के वेटिंग पीरियड को छोड़ दीजिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है या परमानेंट एक्सक्लूजन हो सकता है। अदरवाइज अगर आपके कवरेज है तो कवर 100% मिलेगा, इलाज कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। और ये क्या अमाउंट फिक्स रहता है? जैसे आज मैंने 20,000 का प्लान लिया है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज 20,000 की लिए, तो ये अगले साल भी मेरे को 20,000 में पड़ेगी या महंगी नहीं होती नहीं जाएगी? नहीं, ये पेन पॉइंट है राहुल जी। राहुल जी क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम फिक्स नहीं होते, टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम फिक्स होते हैं। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 18% जीएसटी हटा दिया है हेल्थ हाँ हाँ इंश्योरेंस। हाँ हाँ। आप देखिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है कि रोटी जहाँ है ना उसके बराबर इंश्योरेंस की ज़रूरत को ला के रख दिया। रोटी कपड़ा मकान जहाँ था उसके बराबर ला करके हेल्थ इंश्योरेंस को रख दिया, भी इतना ज़रूरी है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, बीमारियों के इलाज का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। मेडिकल इन्फ्लेशन करीबन 10 से 12% है, तो अगर 12% है तो हर 6 साल में पैसा जो है इलाज का खर्चा, आज मान लीजिए एक स्टंट लगाने की कॉस्टिंग 2 लाख रुपए है हार्ट में, तो आज से 5 साल बाद 4 लाख रुपए होगी, तो क्लेम आया तो इंश्योरेंस कंपनी को 4 लाख देने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ता है। कुछ कंपनीज 5 साल में एक साथ बढ़ाती है, तो वो एक साथ ही 25%, 30%, 50% बढ़ा देती है। कुछ कंपनीज ईयर ऑन ईयर बढ़ाती है। तो इसमें प्रीमियम तो बढ़ रहा है चलो कंपनी की तरफ से, तो क्या पॉलिसी होल्डर को भी अपना बढ़ाना चाहिए क्राइटेरिया से? कवरेज जैसे हाँ, कवरेज कवरेज अमाउंट, बढ़ाना चाहिए। देखिए ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां है ना, वो नो क्लेम बोनस देती है। अच्छा। इसमें भी एक स्टोरी है, कैच है। एक होता है नो क्लेम बोनस और एक होता है गारंटेड बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है, क्लेम फ्री ईयर में ही आपका कवरेज अमाउंट बढ़ता है। गारंटेड बोनस में क्या होता है कि आपका क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो, आपका कवरेज अमाउंट बढ़ेगा। मान लीजिए 10 लाख का पॉलिसी है और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपका नो क्लेम बोनस मान लीजिए 50% है, तो अगले साल 15 लाख का कवरेज हो जाएंगे। बट गारंटेड बोनस में क्या है, अगर 50% है तो आपने क्लेम लिया है तो भी 15 लाख का हो जाएगा, 20 लाख का हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। और तो आपको पॉलिसी लेते टाइम ये पूछना चाहिए कि हाईएस्ट कितने तक जाएगा, और मेरे पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस है कि गारंटेड बोनस है, राइट। तो कवरेज अमाउंट ऑटोमेटेड भी बढ़ता है। बट अगर आपको लगता है कि कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, तो आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां फिर कवरेज अमाउंट बढ़ाने नहीं देती, और दूसरी कंपनी से भी आप पॉलिसी नहीं ले सकते फिर। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, ये तो बड़ा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है कि ये अब जिंदगी भर आपकी लाइबिलिटी है, तो वो फिर नहीं बढ़ाने देती। और एक मिथ्य लोगों में ये भी है कि कम उम्र में इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, या थोड़ा सा बाद में लेंगे तो महंगा पड़ेगा, या फिर लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं तो एक बार में 5 साल का प्लान ले लूँ वो अच्छा है, या फिर 1 ईयर का यानी 1 साल बाद वापस से उसका प्रीमियम भरूँ वो ज़्यादा बेटर है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस में है ना, 3 साल और कुछ कंपनीज 5 साल का प्रीमियम एक साथ लेती हैं।
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका कैश फ्लो है, पैसा जेब में है, तो आपको 3 और 5 साल का एक साथ रिन्यू करना चाहिए। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। कुछ कंपनियां 10% डिस्काउंट देती है, कुछ कंपनियां 15% डिस्काउंट देती है। दूसरा, आपका जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर प्रीमियम बढ़ना है वो नहीं बढ़ेगा, आज ही लॉक हो गया, राइट। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपकी कवरेज अमाउंट को 2 गुना 3 गुना कर देती है डे 1 से। अच्छा। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और मान लीजिए 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे दिया, तो आपका कवरेज 30 लाख का हो गया डे 1 से, और आपका प्रीमियम आ रहा है 10 लाख के हिसाब से। वहीं दूसरी कंपनी में आप जाओगे तो वो 30 लाख रुपए का कवरेज ले। तो ऐसे भी प्लान है। तो आपको कवरेज जितना है, अगर आपका जेब अलाउ करे, तो आपको निश्चित तौर पर 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेनी चाहिए। तो ये एक साथ लेंगे या फिर प्रीमियम हम देते हैं इंश्योरेंस का, तो इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है? ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स बेनिफिट मिलता है 25,000 रुपये का। अच्छा। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो 50,000 रुपये का। लेकिन आजकल क्या है राहुल जी, ज़्यादातर लोग नए टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो गए, तो टैक्स कंसिडरेशन को आप अलग रख करके आपको ज़रूरत क्यों है हेल्थ इंश्योरेंस की, उस पॉइंट ऑफ व्यू उस से आपको पॉइंट लेना ऑफ व्यू चाहिए। से लेना चाहिए हाँ। ना। तो ये आपने अब बहुत अच्छी चीज़ें बताई। देखो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मेरे से फिर भी कुछ छूट गया हो कि जो जानना एक व्यूअर के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, तो आप बता सकते हैं। और एक बात मैं अगर पूछूं, पॉलिसी कौन सी बढ़िया है ये बताओ, क्योंकि कमेंट यही आने वाले हैं कि पॉलिसी कौन सी कंपनी की लेनी है, कौन सी बढ़िया है। देखिए, टॉप 4-5 कंपनीज के मैं नाम आपको हाँ। बता देता हूँ, क्योंकि एक कंपनी का बताने का मतलब है बायस्ड होना, और उस पर यह भी डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है HDFC, अच्छी कंपनी है, टाटा अच्छी कंपनी है, नीवा वूपा अच्छी कंपनी है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कंपनी है। ये 4-5 कंपनी में से आप एक कंपनी चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपको मैटरनिटी की ज़रूरत है, आपको हायर कवरेज चाहिए, आपको कंज्यूमेबल्स चाहिए, या फिर ICICI भी एक मैं नाम भूल गया, ICICI भी एक अच्छी कंपनी है। तो ये 5 कंपनीज मैंने आपको बताई है। मेरे हिसाब से इन 5 कंपनीज में से भी आप ले सकते हो। और मैं आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लान के फीचर्स कंपेयर करें, आप प्रीमियम देख करके ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है आज कोई दूसरी पॉलिसी 2,000 रुपये सस्ती मिल रही हो, बट आपको पता चले कि क्लेम वाले दिन आपके वो 2 लाख रुपए डिडक्शन हो रहे हैं, कैशलेस नहीं हो रहा है, आपको पॉलिसी लेने के बाद भी बेचारा महसूस करना पड़ रहा है, आपको वहाँ पर लिमिटेड हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, राइट, आपका अननेसेसरी इन्वेस्टिगेटर आ रहा है, आपको आकर के 10 सवाल पूछ रहा है, आपकी प्राइवेसी में झांक रहा है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको एक अच्छे नेटवर्क हॉस्पिटल वाली में, और आप वैल्यू कंपेयर कीजिए, केवल प्राइस कंपेयर नहीं मत कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ बताइए। और अब तो 5 कंपनी आपके पास में आ चुकी है, उनके अंदर भी सर बहुत सारे प्लान्स होंगे, तो कोई बेहतर प्लान अगर आप बताना चाहें कि इस प्लान के अंदर सब चीज़ें कवर हो जाती है ऑलमोस्ट, ये लेना चाहिए कुछ ऐसा। देखो अगेन राहुल जी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन क्या है, अगर मान लीजिए BP शुगर है तो आपके लिए दूसरा प्लान एडजस्ट होगा, राइट। बट अगर मैं इन सारे प्लान्स का अगर मैं बोलूँ एक एक प्लान, तो HDFC का जो है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान अच्छा है। अगर ICICI की मैं बात करूं तो एलिवेट प्लान अच्छा है। टाटा का मेडिकेयर प्रीमियर प्लान अच्छा है। इसके अलावा निवा वूपा का एस्पायर और रीअश्योर दोनों प्लान अच्छे हैं अगर आपको मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट है तो। और इसके अलावा अगर केयर की अगर मैं बात करूं तो केयर का सुप्रीम प्लान अच्छा है। तो ये 4-5 प्लान जो अच्छे हैं, जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है। बट अच्छे की डेफिनेशन मेरे को ये है कि मान लीजिए आपको मैटरनिटी की ज़रूरत है और वो कंपनी इन 5 में से है, लेकिन अगर वो मैटरनिटी नहीं दे रही तो आपके लिए तो यूजलेस हो गया। या फिर आपको जिस हॉस्पिटल में आप आमतौर पर जा रहे हो और अगर उस हॉस्पिटल में ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। देखिए राहुल जी, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि कंपनियां है ना, सारे हॉस्पिटल है ना उसमें इलाज नहीं देती, कुछ हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड करती है। तो हमेशा ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल को अवॉइड करना चाहिए इलाज लेते टाइम। ये आपका एडवाइजर से आप क्रॉस चेक करो हमेशा। तो और ये तुरंत कैसे चेक करेंगे? कोई अगर किसी को चेक करना हो, मान लो आज इमरजेंसी आ गई तुरंत। इमरजेंसी है तो या तो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को अप्रोच करो या वेबसाइट पे बात कर लो। 2 तरीके हो गए। अगर इतना भी वक्त नहीं है, इमरजेंसी है, तो आप इलाज ले लो, बट जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हो सिचुएशन, आप जल्दी से जल्दी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। अगर इमरजेंसी है, नहीं जा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को ऑनर देगी। मेरा मैसेज बाय एंड लार्ज ये है कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल को अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेटर आएगा। इन्वेस्टिगेटर आएगा तो आपसे अननेसेसरी 4 सवाल पूछेगा। 4 सवाल पूछेगा तो हो सकता है कि आपको
फालतू में इरिटेशन आए। कुछ आपके फेवर में भी हो और नहीं हाँ, भी हो, दोनों चीज़ें हो दोनों सकती हैं। चीज़ें। तो अगर आप स्मूथ एक्सपीरियंस चाह रहे हो तो आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाओ, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल अवॉइड करो। कभी भी पॉलिसी खरीदने के बाद आपका आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो तो आप अपनी पॉलिसी में अपडेट करवाएं रिन्यूअल के वक्त। कभी भी डॉक्टर को ये नहीं बोलें कि मेरी पॉलिसी, मेरे पास हेल्थ की पॉलिसी है, मुझे एडमिट कर लीजिए। ऐसा भी कैसे जाए, कभी भी नहीं बोलना है ऐसा। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपने नहीं डिस्कस किया बट मेरे हिसाब से बताना ज़रूरी है, रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस में क्या है कि बहुत सारे पॉलिसी होल्डर ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं चाहूँ तो मोतियाबिंद के लिए 50 लाख रुपए यूज कर लूँ। दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम तय करती है तो वो कुछ पैरामीटर पे तय करती है। आपके एरिया में जो मोतियाबिंद का नॉर्मल रेट है, मान लीजिए 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो वही इंश्योरेंस कंपनी देगी। ऐसा नहीं है कि 50 लाख का कवरेज है तो आप 50 लाख रुपए मोतियाबिंद पे लगा दोगे, राइट। या फिर आपके एरिया में मान लो आपके सिटी में ही मोतियाबिंद का ही खर्चा 10 लाख रुपए लग रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देने वाली है, क्योंकि रीजनेबल जो चार्जेज है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन में वही देगी। तो ये पैमाना कैसे तय होगा? मान लीजिए हॉस्पिटल तो अलग अलग है, एक हॉस्पिटल में बिल आ रहा है 5 लाख का और बढ़िया एक अच्छा लग्जरी होटल है, वो सॉरी ये माफ़ कीजिएगा हॉस्पिटल है, और उसके अंदर भी भैया हमने तो अच्छा रूम सब ले लिया तो उसमें बिल हमारा ज़्यादा आ गया। देखिए आमतौर पर एक रेंज होती है। मान लीजिए जयपुर है तो जयपुर में कैटरेक्ट का इलाज 1-1.5 लाख रुपए में होता है, एक आंख का, तो 1-1.5 लाख रुपए में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की रेंज है, उसमें हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन आंख की कंडीशन के ऊपर। बट अगर आप बोलो कि 10 लाख रुपए तो वो नहीं होने वाला, आप समझ रहे हो, क्योंकि वो रीजनेबल नहीं है ना। आप एक बेसिक चीज़ें अपना लो एज एन ए पॉलिसी होल्डर कि अगर मेरी जेब से पैसा जाता तो मैं क्या करता। क्या करता हूँ। तो विनोद जी ये सारा अपन ने बात करी है एक एलोपैथी ट्रीटमेंट को लेकर कि जैसे आजकल हॉस्पिटल में सब लोग सब उसकी तरफ ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, यूनानी की तरफ जाते हैं, तो क्या वो चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है? देखो सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये क्लेम करती है कि आयुष बेनिफिट हम कवर करते हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, ये सारे आयुष में आते हैं। बट सच्चाई ये है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। जो इलाज एलोपैथिक में ओपीडी में होना था वो वहाँ पर 7 दिन का है, राइट। तो चैलेंज ये है कि अगर उसमें गए अपने तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई तरीका नहीं है उसको जज करने का कि ये फ्रॉड है या फिर सॉफ्ट फ्रॉड है या हार्ड फ्रॉड है या जेन्युइन है। अच्छा। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसीलिए है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 70% क्लेम इसमें सेटल नहीं होते हैं आयुष में। आयुष में? हाँ, 70% क्यों नहीं होते हैं? ऑयल थेरेपी ये कवर नहीं होती है, पंचकर्मा कवर नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारी थेरेपीज जो आती हैं वो कवर नहीं होती है। तो आपको क्लेम आएगा उसी दिन मालूम पड़ेगा बाय एंड लार्ज कि ये कवर है कि नहीं। कवर है। बट आपको एक मैंने ब्रॉड आइडिया दे दिया आपको। ब्रॉड आइडिया ये है कि आप जब भी जाएं तो एक तो एलोपैथिक ने भी अगर आपको कुछ डायग्नोसिस करके दिया है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाएं भी ये इलाज है। मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग आपका हाइपरटेंशन है, बीपी है, उसका इलाज का आपका 6 महीने में ओपीडी में चल रहा है लेकिन इलाज से सही नहीं हो रहा, और अगर आपको आयुर्वेदिक में ये बोला जा रहा है कि ये हो जाएगा तो उस चीज़ में आप कोशिश कर सकते हो। वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो कवर होगा बट फिर भी चांसेज है उसके, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है राहुल जी, बहुत सारी तो ट्रेवल एजेंसीज दे रही है, लग्जरी में आने लग गया ना वो, और एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन होता है। जो काम 2 घंटे का 1 घंटे का था वो वहाँ पर 15 दिन में होता है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास अभी तक नहीं है, हालांकि आईआरडी की ये गाइडलाइन है कि जनवरी 2024 के बाद इंश्योरेंस कंपनियों को आयुष बेनिफिट कवर करना है। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, और हमने आज हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी बातें सर से डिस्कस की, और आपका विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पहले तो कि Thank आप यहाँ पधारे और आपने समय निकाला, एक तो कीमती समय आपका निकाला। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो, मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। विनोद जी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि कमेंट में अगर कुछ आता है तो आप जवाब देने की पूरी कोशिश निश्चित तौर पर मैं राहुल जी पर्सनल उनको जवाब दूंगा, जो भी रेलेवेंट सवाल होंगे मैं उनको ज़रूर जवाब दूंगा। जो भी फीडबैक हो, अच्छा हो तो अच्छा बताइएगा, खराब हो तो खराब बताइएगा,
और लेकिन भाषा सही हो। हाँ, और आप कुछ पूछ भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल। मेरे को तो कोई भी दिक्कत आती है ना गाइस, मैं सीधा कॉल आपको ही करता हूँ। आपको ये पता होगा कि मेरे को, मैं कहीं भी अटकता हूँ फाइनेंशियली कंडीशन में, बैंक से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, तो मैं सर को कॉल करता हूँ। तो आप भी पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, हर जवाब देने की सर कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं हम। और आप लोग हमेशा की तरह प्यार बरसाइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़रूरी पार्ट है एक हेल्थ का। तो मेरे को उम्मीद है आप शेयर जरूर से करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।